फिल्म की शुरुआत में एक मांस की दुकान के बाहर बड़ी संख्याओं में लोगों की लाइन नजर आती है। इस दुकान में एक ऐसा मांस बेचा जा रहा है जो पहले कभी नहीं छका गया है, जिसके स्वाद के लिए लोग कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। हफ्तों से यह भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि बढ़ती ही जा रही है। यहाँ तक कि पुलिसकर्मी और राजनेता भी इस भीड़ में शामिल हो जाते हैं। एक दिन एक जिज्ञासु ग्राहक आखिरकार पूछता है कि यह मांस किस जानवर का है। नर कसाई जवाब देता है कि यह ईरान से आया हुआ सूअर का मांस है। जल्द ही यह खबर पड़ोस में आग की तरह फैल जाती है, जिससे मांस की दुकान और भी भीड़ भाड़ वाली हो जाती है। वह कसाई जो पहले बुनियादी मांगों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, अब 6 आंकड़े कमाने लगे हैं। यहाँ तक कि बड़ी मांस फैक्ट्रियां भी इस ईरानी मांस के आगमन के कारण व्यवसाय से बाहर हो जाती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि यह मांस की दुकान पहली बार कैसे मशहूर हुई थी। यह दुकान विंसेंट और सोफी द्वारा चलाई जाती है, जो एक युगल भी हैं। यह दुकान पेरिस के बाहरी इलाके में स्थित है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि युगल की दुकान काफी अच्छी से चल रही है, लेकिन अंदरूनी तौर पर चीजें बहुत अलग हैं। दुकान मुश्किल से कोई ग्राहक आकर्षित करती है, और जो अंततः आते हैं वे विंसेंट के मांस पर अजीब सा मसाज करते हुए देखकर दूर हो जाते हैं। एक दिन मास्क पहने हुए एक शाकाहारी ग्रुप दुकान पर हमला करता है। वे युगल पर खून फेंकते हैं और जगह को तहस नहस कर देते हैं। गुस्से में विंसेंट उनका पीछा करता है और उनमें से एक को जमीन पर गिराने में कामयाब हो जाता है। थोड़ी सी झड़प के बाद वह कार्यकर्ता का मुखौटा उतार देता है। हालांकि कार्यकर्ता के साथी जल्दी से आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं और विंसेंट को पीट भी देते हैं, जिससे वह नाराज हो जाता है। उस दिन युगल अपने दोस्त स्टेफनी और मार्क के घर दोपहर के भोजन के लिए जाते हैं। रसोई में सोफी स्टेफनी के सामने रोती है और बताती है कि बैंक ने उन्हें लोन देने से मना कर दिया है और वे दिवालिया हो रहे हैं। स्टेफनी शुरू में अपनी दोस्त को खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही अपने पति की अच्छी कमाई के बारे में शेखी बघारने लगती है। फिर पता चलता है कि स्टेफनी और उसके पति मार्क भी एक मांस की दुकान के मालिक हैं, जो बहुत अच्छा कर रही है। कुछ समय बाद जब दोनों जोड़े साथ में खाना खा रहे होते हैं, तो विंसेंट उस घटना का जिक्र करता है जिससे उसका दुकान का नुकसान हुआ था। पहले तो मार्क उसकी सुरक्षा उपायों की कमी का मजाक बनाता है, लेकिन फिर वह एक बंदूक निकालता है और विंसेंट को देता है। वह उल्लेख करता है कि बंदूक का उपयोग शाकाहारी चरमपंथियों से दुकान की सुरक्षा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। विंसेंट के पास बंदूक का लाइसेंस नहीं होता, लेकिन वह फिर भी उपहार स्वीकार कर लेता है। घर जाते समय सोफी अपने पति से कहती है कि वह उससे तलाक लेने के बारे में सोच रही है, क्योंकि उनकी शादी उबाऊ हो गई है। समझदार आदमी होने के नाते विंसेंट उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है और जल्द ही वह उन शाकाहारी चरमपंथियों में से एक को देखता है जिसने पहले उसकी दुकान पर हमला किया था। उस व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए विंसेंट अपनी कार को उल्टा चलाता है ताकि उसे टक्कर मार सके, लेकिन वह अपनी कार से नियंत्रण खो देता है और उस आदमी को मार डालता है। घबराए हुए वह पुलिस को फोन करके इसे एक दुर्घटना के रूप में कबूल करना चाहता है, लेकिन सोफी उसे लंबी जेल की सजा के डर से रोक देती है। इसके बजाय वह सुझाव देती है कि उन्हें मिशेल फ्रांसुआ नामक एक सीरियल किलर की नकल करनी चाहिए, जिसने अपने टारगेट को मार के काट दिया और उन्हें शहर के चारों ओर कचरे के बैग में छोड़ दिया। विंसेंट को एहसास होता है कि उसकी पत्नी ने बहुत सारे सीरियल किलर शो देखे हैं, लेकिन फिर भी वह उसके विचार से सहमत हो जाता है। रात में वह शव को अपनी दुकान में रखता है और उसे काटना शुरू करता है। इस प्रक्रिया में एक कान जमीन पर गिर जाता है और विंसेंट का कुत्ता इसे तुरंत खा लेता है। घंटों तक शरीर को काटने के बाद काफी देर हो जाती है, इसलिए विंसेंट इसे सुबह काटने का योजना बनाता है। अगले दिन वह देर से उठता है और पाता है कि मांस गायब है। जैसे ही वह इसे पागलपन से खोजता है, मिसेस कॉइन यार्ड, एक नियमित ग्राहक, दुकान पर आती है। वह बताती है कि सोफी द्वारा बेचा गया मांस उन्हें इतना पसंद आया कि वह और खरीदने के लिए वापस आ गई है। यह पता चलता है कि सोफी ने गलती से मानव मांस को सूअर का मांस समझकर अनजाने में मिसेस कॉइन यार्ड को बेच दिया। विंसेंट हैरान रह जाता है और उसे अन्य टुकड़े खरीदने के लिए राजी करने की कोशिश करता है, लेकिन महिला जोर देती है कि वह केवल वही चाहती है जो उसे पहले दिया गया था। सोफी उत्सुक हो जाती है और मांस की मांग करती है। ग्राहक के सामने सच्चाई का खुलासा न करके विंसेंट अनिच्छा से अपनी पत्नी को मानव मांस का एक टुकड़ा देता है, लेकिन उसकी आश्चर्य की बात यह है कि सोफी इसे पसंद करती है, जिससे मिसेस कॉइन यार्ड और भी बेताब हो जाती है। आखिरकार विंसेंट एक कहानी बनाता है कि उसने मांस ईरान से मंगवाया है और इसलिए यह इतना दुर्लभ और स्वादिष्ट है। वह अनिच्छा से मिसेस कॉइन यार्ड को मांस का एक अच्छा हिस्सा बेचता है और जैसे ही वह चली जाती है, वह अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता है। आश्चर्यजनक रूप से सोफी मानव मांस का उपभोग करने से परेशान नहीं होती है। इसके बजाय वह इसे बेचने का सुझाव देती है, ये कहते हुए कि यह मृत शरीर से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है।
उम्मीद के मुताबिक विंसेंट उसके सुझाव से भयभीत हो जाता है और मांस को फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, एक और ग्राहक दुकान में प्रवेश करता है और मांग करता है कि मिसेस कॉइन यार्ड ने जो मांस खरीदा था वही मांस उसे भी चाहिए। धीरे धीरे ईरानी मांस पड़ोस में पॉपुलर बन जाता है और युगल इसे बेचकर बहुत सारा पैसा कमाते हैं। मांस की लोकप्रियता को बढ़ते हुए देखकर विंसेंट को जिज्ञासा होता है और उसी रात वह मांस का एक टुकड़ा घर ले जाता है। वह झिझकते हुए इसे खाते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसे यह बहुत पसंद आता है। जल्द ही सोफी उसके पास आती है और खुलासा करती है कि शाकाहारियों का खून अत्यंत शुद्ध होता है और इसलिए उनका मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। फिर वह सुझाव देती है कि उन्हें शाकाहारी चरमपंथियों का शिकार करना चाहिए और उनकी मांस को बेचकर अधिक आय करनी चाहिए। हालांकि विंसेंट इसे बकवास और अनैतिक कहकर उसे चुप करा देता है और सोने से पहले उसे सीरियल किलर शोज देखना बंद करने के लिए कहता है। अगले दिन दंपति की बेटी क्लोई अपने बॉयफ्रेंड लूकस को दोपहर के खाने के लिए घर लाती है। परिवार उसे एक शानदार स्टेक परोसता है, लेकिन वह तुरंत ही मना कर देता है। पता चलता है कि वह एक शाकाहारी है और उसके सम्मान में क्लोई भी खाने से मना कर देती है। शाकाहारियों के जाने के बाद विंसेंट और सोफी को एहसास होता है कि उनके पारिवारिक भोजन की सारी तैयारियां शाकाहार के कारण बेकार हो गई हैं। इससे वे बहुत गुस्सा हो जाते हैं और विंसेंट सोफी की योजना पर आगे बढ़ने का फैसला करता है कि वे शाकाहारियों का शिकार करेंगे। उस रात वे एक शाकाहारी रेस्टोरेंट जाते हैं और मालिक को अपना पहला निशाना चुनते हैं। वे कुछ समय तक उसका पीछा करते हैं और विंसेंट एक चाकू के साथ उसके कमरे में घुस जाता है, लेकिन आखिरी वक्त पर उसकी हिम्मत टूट जाती है और वह पीछे हट जाता है। पहली कोशिश में असफल होने के बाद सोफी को लगता है कि उन्हें और अभ्यास की जरूरत है, इसलिए अगले दिन वे एक विस्तृत योजना के साथ वापस आते हैं। वे शाकाहारी बनने का नाटक करते हैं और एक शाकाहारी को निशाना बनाने के लिए सुपरमार्केट के बाहर मांसाहारी के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते हैं। आखिरकार एक पतला लड़का उनकी प्रशंसा करता हुआ उनके पास आता है। सोफी उसे शाकाहारी चीजों पर चर्चा करने के लिए बाद में पार्किंग में मिलने के लिए मनाती है। योजना के अनुसार वे उस जगह पहले ही पहुंच जाते हैं और अपने निशाने को मारने के विभिन्न तरीकों का अभ्यास करते हैं। जल्द ही शाकाहारी अपने दोस्तों के साथ एक वैन में आता है, जिससे वे अपनी योजना को स्थगित करने पर मजबूर हो जाते हैं। बाद में शाकाहारी बताते हैं कि वे एक मांस की दुकान पर हमला करने जा रहे हैं और उन्हें साथ चलने के लिए कहते हैं। पकड़े जाने के डर से सोफी और विंसेंट मजबूरी में मान जाते हैं। रास्ते में वे अपनी वर्तमान पहचान के बारे में झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि वे फूल वाले हैं। जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो कसाई युगल को एहसास होता है कि मांस की दुकान उनके अपने दोस्त मार्क और स्टेफनी की है। सोफी को यह आइडिया पसंद नहीं होती, लेकिन विंसेंट, जो अपने अमीर दोस्तों से ईर्ष्या करता है, दुकान में घुसकर शाकाहारियों के साथ उसे नष्ट करना शुरू कर देता है। अगले दृश्य में युगल एक रेस्टोरेंट में रात का खाना खाने जाते हैं। वहां वे बिना संदेह के शिकार करने के तरीकों पर चर्चा करते हैं, लेकिन किसी बात पर असहमत हो जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे विंसेंट गुस्से में वहां से चला जाता है। सोफी अकेली बैठी होती है। तभी एक वेटर इस अवसर का लाभ उठाता है और उसे फ्लर्ट करने लगता है। सोफी को एहसास होता है कि उनके समान रुचियां हैं और वेटर उसे सवारी पर ले जाता है। जब वे सोफी के घर के बाहर पहुंचते हैं, फिर वो दोनों रोमांटिक बातें करने लगते हैं। लेकिन जब सोफी को पता चलता है कि लड़का भी शाकाहारी है, तो वह जानबूझकर उसकी जीभ काटती है, जिससे उसका खून बहने लगता है। वह उसे अंदर आने के लिए कहती है ताकि उसका घाव ठीक कर सके। जब आदमी बाथरूम में होता है तो सोफी विंसेंट को स्थिति के बारे में बताती है। उम्मीद के मुताबिक विंसेंट घबरा जाता है और उसे मारने से इनकार करता है, लेकिन चालाक सोफी उसे धमकी देती है कि अगर वह उसे नहीं मारेगा तो वह वेटर के साथ सोएगी। यह सुनकर विंसेंट का गुस्सा फूट पड़ता है और वह अपनी चाकू तेज करना शुरू कर देता है, लेकिन आखिरी वक्त पर वह फिर से डर जाता है और अपनी पत्नी से उस आदमी को छोड़ने का अनुरोध करता है। हालांकि सोफी के कुछ और ही योजनाएं होती हैं। वह जानबूझकर उस आदमी को नंगा कर देती है और उसके साथ संभोग करने के लिए बढ़ती है। यह देखकर विंसेंट को गुस्सा आ जाता है और वह उस गरीब आदमी को मार देता है। अगले दिन सोफी को अपनी दोस्त स्टेफनी का फोन आता है, जो उसे पिछली रात की तोड़फोड़ के बारे में बताती है। कसाई दंपति तुरंत घटनास्थल पर पहुंचते हैं और चिंतित होने का नाटक करते हैं। वहां वे मार्क को पुलिस अधिकारी से बहस करते हुए देखते हैं। पता चलता है कि वही पुलिस अधिकारी विंसेंट की मांस की दुकान की तोड़फोड़ की जांच कर रहा है। बाद में अधिकारी विंसेंट से व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता है। विंसेंट शुरू में घबरा जाता है, लेकिन जल्दी ही पता चलता है कि पुलिस अधिकारी भी प्रसिद्ध ईरानी स्वर का मांस के बारे में सुन चुका है और वह कुछ खरीदना चाहता है। अधिक पैसा कमाने के लिए उत्सुक विंसेंट तुरंत हाँ कह देता है और उस दिन बाद में दंपति फिर से मानव मांस बेचने लगते हैं।
कई ग्राहक इस मांस के लिए लाइन में लगते हैं और परिणाम स्वरूप यह 1 घंटे के भीतर बिक जाता है। इसलिए वे शाकाहारियों के शिकार को नियमित करने का फैसला करते हैं और कुछ घातक हथियारों और परिष्कृत तकनीकों की मदद से वे एक दैनिक हत्या की होड़ शुरू करते हैं। सप्ताह के अंत तक वे मांस की कीमत बढ़ा देते हैं और उच्च मुनाफा कमाते हैं। एक दिन अपने दोस्तों के साथ दोपहर के खाने पर दंपति नकली ईरानी सूअर का मांस लाते हैं और पिछले ग्राहकों की तरह स्टेफनी और मार्क भी इसके स्वाद से तुरंत मोहित हो जाता है। लेकिन अचानक मांस चबाते हुए मार्क को कुछ धातु महसूस होता है। स्टेफनी, जो एक पूर्व नर्स है, तुरंत उस वस्तु को पेसमेकर के रूप में पहचान लेती है। पता चलता है कि विंसेंट के एक शिकार के दिल में पेसमेकर लगा हुआ था। वह किसी तरह स्थिति को संभाल लेता है, लेकिन दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा से एक तर्क शुरू होता है जो जल्दी ही एक शारीरिक लड़ाई में बदल जाता है। वे दोनों लड़ने लगते हैं और अचानक विंसेंट मार्क का कान काट लेता है और उसे चबाने लगता है। फिर वह थूकता है, मार्क को एक खतरनाक नजरों से देखता है और सोफी के साथ वहां से चला जाता है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं। सोफी और विंसेंट शाकाहारी मानवों को मारते रहते हैं और भारी मुनाफा कमाते हैं। इसके अलावा उनका टूटता हुआ रिलेशन भी अब बच गया है। एक दिन दंपति एक शाकाहारी महोत्सव में जाते हैं, जहां विंसेंट एक छोटे मोटे लड़के को देखता है। नरभक्षी उसे काटने के तरीकों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाता। जल्द ही विंसेंट को एहसास होता है कि वह एक मनोरोगी में बदल गया है। खुद से घृणा करते हुए वह जाने का फैसला करता है। हालांकि विंसेंट और सोफी अपनी बेटी क्लोई और उसके शाकाहारी बॉयफ्रेंड लूकस से मिलते हैं, जो उन्हें एक शाकाहारी सभा में देखकर आश्चर्यचकित होता है। वे बातचीत करते हैं और लूकस बताते हैं कि हाल ही में कई शाकाहारी गायब हो रहे हैं। उसे यकीन है कि यह कसाईयों का काम है। जब विंसेंट इस धारणा का खंडन करने की कोशिश करता है तो लूकस गुस्से में आ जाता है और वे दोनों पर चिल्लाने लगता है, जिससे उन्हें महोत्सव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दुर्भाग्यवश जो शाकाहारी पहले युगल के साथ मार्क की मांस की दुकान पर गया था, लड़ाई सुन लेता है और हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वे वास्तव में कसाई हैं। महोत्सव के बाहर सोफी एक मोटी महिला पर नजर डालती है और अपने पति से उसे मारने के लिए कहती है। पहले की लड़ाई के कारण विंसेंट को फिर से लोगों को मारने की इच्छा जागृत हो जाती है। काम पूरा करने के बाद वे घर लौट आते हैं। उस रात जब विंसेंट महिला को काट रहा होता है तो कोई दरवाजा खटखटाता है। दुर्भाग्यवश यह पुलिस अधिकारी होता है। विंसेंट अनिच्छा से दरवाजा खोलता है और दोनों बातचीत करने लगते हैं। अधिकारी खुलासा करता है कि 10 शाकाहारी गायब हो चुके हैं और कसाई मुख्य संदिग्ध बन गए हैं। अचानक विंसेंट का कुत्ता मानव हाथ को मुंह में लेकर अधिकारी के पीछे आ जाता है। विंसेंट घबरा जाता है, लेकिन वह जल्दी से एक अजीब सी चीख के साथ कुत्ते को भगाता है। इससे अधिकारी को आश्चर्य होता है, लेकिन विंसेंट इसे एक नकली कहानी के साथ छुपा देता है कि वह पिछले शाकाहारी चरमपंथी हमले के बाद से PTSD से पीड़ित है। जल्द ही अधिकारी वहां से चला जाता है, लेकिन विंसेंट को लगता है कि वह उन पर संदेह कर रहा है। वह अपनी चिंता सोफी के साथ साझा करता है। वह उसे दिलासा देती है कि वे पकड़े नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने सभी शवों को काट काट कर बेच दिया और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अचानक डोरबेल बजती है और वे देखते हैं कि लूकस दरवाजे पर खड़ा है। वह शाकाहारी महोत्सव में उनके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए माफी मांगता है। फिर लूकस बताता है कि वह बहुत तनाव में है क्योंकि उसके शाकाहारी दोस्त गायब हो रहे हैं। चालाक सोफी उसे दिलासा देती है और अपने पति को इशारा करती है कि लूकस को उनका अगला शिकार बनाए, लेकिन विंसेंट मना कर देता है और इसके बजाय अपने होने वाले दामाद को दरवाजे तक छोड़ देता है। अगले दिन सोफी को बताए बिना विंसेंट अपने ग्राहकों से घोषणा करता है कि वह अब ईरानी स्वर का मांस नहीं बेचेगा, जिससे सभी निराश हो जाते हैं। इससे दंपति के बीच बहस होती है, जिससे विंसेंट अपने कुत्ते के साथ दुकान छोड़ देता है। इसी बीच मार्क के मांस की दुकान को नष्ट करने वाला शाकाहारी समूह बदला लेने के लिए विंसेंट के स्थान पर पहुंचता है। सोफी उन्हें भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसे बांधते हैं और बुरी तरह पीटते हैं। जब विंसेंट अपनी सैर से लौटता है और वैन को बाहर देखता है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है। बिना समय बर्बाद किए वह एक चाकू के साथ दुकान में जाता है और देखता है कि शाकाहारी उसकी पत्नी को मारने वाले हैं। विंसेंट एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ प्रवेश करता है और उसका कुत्ता उनमें से एक पर हमला करता है। फिर उसने लड़की के सिर पर चाकू से वार किया। एक शाकाहारी विंसेंट के कंधे में छुरा घोंपने में कामयाब हो जाता है, लेकिन सौभाग्य से सोफी समय पर खुद को खोल लेती है और उसे मार देती है। फिल्म तब समाप्त होती है जब युगल को 30 हत्याओं के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह पता चलता है कि मार्क और स्टेफनी ने पुलिस को विंसेंट के अजीब व्यवहार की सूचना दी थी, जिससे अंततः कसाई युगल को पकड़ लिया गया। उनके अपराधों की गंभीरता के कारण सोफी और विंसेंट को मृत्युदंड मिलता है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।